नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य राजनीतिक धारा में आ गया है। भाजपा का नंबर 2 मगर निर्णायक पार्टी बनना प्रदेश के राजनीतिक चरित्र में बुनियादी परिवर्तन है। उस नाते अब पूरे देश की निगाह अमित शाह पर है। वे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने या बनवाने का गुल खिलाते हैं या नहीं। भाजपा और संघ परिवार के आला नेताओं में जबरदस्त जोश है। विचार है कि कैसे भी हो वहां की सरकार में भाजपा हो। ध्यान रहे, जम्मू कश्मीर में दल बदल कानून लागू नहीं है। वहां धारा 370 के चलते केंद्र सरकार का दल बदल कानून अमल में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस व एनसी में भगदड़ हो सकती है। श्रीनगर में अपनी सरकार बनाना भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठादायी होगा। यदि उसने ये करके दिखाया तो उसकी हिम्मत की वाहवाही बनेगी। ठीक विपरीत कथित सेकुलर जमात इस चिंता में है कि मुस्लिम बहुल प्रदेश में भगवा राजनीति खतरनाक है। यह जमात लोकतंत्र की प्रक्रिया की बजाय इस चिंता में है कि तब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का लावा फूटेगा। सवाल है, जब स्वतंत्र मुक्त चुनाव से त्रिशंकु विधानसभा बनी है तो भाजपा क्यों न जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाए। वह अपनी सरकार बनाने का अधिकार रखती है। यह क्या बात हुई कि जम्मू कश्मीर अलग तरह का राज्य है, इसलिए प्रादेशिक पार्टी की ही वहां सरकार बनवानी चाहिए और मुख्यमंत्री मुस्लिम ही हो। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह साबित करने का अवसर है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की अनहोनी हो सकती है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस को झारखंड और जम्मू कश्मीर से बड़ी उम्मीद थी। पार्टी अपने लिए बहुत अच्छा नहीं सोच रही थी, लेकिन यह तय माना जा रहा था कि इन दोनों राज्यों में भाजपा बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी। दोनों राज्यों में कांग्रेस का अनुमान खंडित जनादेश का था और उसमें किंग मेकर की भूमिका बनने की भी उम्मीद पार्टी को थी, लेकिन उल्टा हो गया। झारखंड में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया और जम्मू कश्मीर में पीडीपी को बिना शर्त समर्थन देने के बावजूद उसे लेने के लिए कोई आगे नहीं आया है। सो कांग्रेस में आगे की संभावनाओं पर चिंतन हुआ है। राहुल गांधी ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर नतीजों पर विचार किया है। सोनिया गांधी चूंकि कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई हैं, इसलिए वे नतीजों की समीक्षा बैठक नहीं कर सकती थी। इसलिए राहुल गांधी ने बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी महासचिवों और अग्रिम संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि पहले इस बैठक का एजेंडा संसद सत्र की समीक्षा और राज्यों में संगठन के बदलाव पर चर्चा का था, लेकिन बाद में चर्चा 2 राज्यों के नतीजों पर सिमट गई। नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी। ज्यादातर नेताओं की राय यह थी कि अगर पार्टी गैर भाजपा ताकतों को एकजुट करके लड़ती तो भाजपा को रोका जा सकता था। संगठन की कमजोरी और पार्टी नेताओं के भीतरघात को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर सहमति बनी कि प्रचार में पार्टी कमजोर पड़ रही है और कोई काम किए बगैर भाजपा प्रचार के दम पर लोगों को साथ लेने में कामयाब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 2 साल बहुत कमाल के रहे हैं। 2013 और 2014 में पार्टी ने लोकसभा के चुनाव जीतने के साथ साथ 7 राज्यों में जीत हासिल की है। 6 राज्यों में उसने सरकार बनाने का बहुमत हासिल किया है तो एक राज्य जम्मू कश्मीर में किंग मेकर की भूमिका में आई है। 2 साल से चल रही लगातार जीत के कारण ये स्थिति बनी है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ज्यादा राज्यों में सत्ता में आई है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की चिंता ये है कि अगर 2015 में बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी रहा तो क्या होगा। बीजेपी के नेता आश्वस्त हैं कि अगला साल भी उन्हीं का होने वाला है। अगले साल में 2 राज्यों के चुनाव हैं। साल के शुरू में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है तो आखिर में बिहार में चुनाव होना है। बीजेपी दोनों जगह जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी के जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जीत का सिलसिला टूटने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए दोनों ने दिल्ली और बिहार के चुनाव को गंभीरता से लिया है। संसद सत्र के बाद प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों के साथ बैठक की तो उनसे दिल्ली में प्रचार और रैलियों के बारे में जानकारी ली। जो सांसद प्रचार में नहीं गए थे उन्हें हिदायत दी गई कि वो रैलियों में हिस्सा लें। अगर दिल्ली और बिहार में भी बीजेपी जीतती है तो 2016 के 5 राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झारखंड और जम्मू कश्मीर के नतीजों की खूब चीरफाड़ की है। इससे पार्टी को कुछ खास सबक मिला है, जिसके आधार पर आगे के 2 राज्यों के चुनाव की रणनीति बनी है। भाजपा नेताओं ने माना है कि कांग्रेस अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां उसे चुनौती दे सकती हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड दोनों राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों ने दम दिखाया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भारी प्रचार के बावजूद झारखंड में भाजपा को लोकसभा के मुकाबले 9% कम वोट मिले हैं। इसलिए यह चिंता है कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस एकजुट होकर आमने सामने का मुकाबला बनाते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किल होगी। तभी भाजपा नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बिहार में एकजुट जनता परिवार की चुनौती को बहुत गंभीर मान रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल हाशिए में चली गई है, लेकिन आप एक बड़ी ताकत है। कई नेता आपकी तुलना पीडीपी से कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कड़ी टक्कर देंगे, तभी पार्टी के बड़े नेता आपकी घेरेबंदी में लगे हैं। बिहार में बड़ी चुनौती यह है कि राजद और जदयू दोनों का विलय हो रहा है और एक नई पार्टी बन रही है। कांग्रेस इस नई पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा या राज्यों के चुनाव में भाजपा को 30% से ज्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं, सो 70% वोट एकजुट करने की कोशिश होनी चाहिए। तभी बिहार की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों के विलय की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बाकी पार्टियों का विलय बाद में होगा। पहले ये दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, फिर कांग्रेस से इनका तालमेल होगा। बताया जा रहा है कि बिहार की वामपंथी पार्टियों से भी लालू और नीतीश बात करेंगे। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय और भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति बड़े हर्ष के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। मालवीय को यह सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है। वे 20वीं सदी के शुरुआती 2 दशक में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आजादी की लड़ाई में सशक्त भूमिका और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति समर्थन के लिए उनको जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी पहले जनसंघ से जुड़े रहे थे और जब भाजपा बनी तो वे उसके पहले अध्यक्ष बने थे। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वे दक्षिण पूर्व एशिया के शांति के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। आमतौर पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत रत्न की घोषणा होती है, लेकिन इस बार परंपरा तोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की गई है। उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा के बाद ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोदी ने उन्हें दिग्गजों में दिग्गज बताया। देश की कई पार्टियों के नेताओं, फिल्म जगत की हस्तियों और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने का समर्थन और स्वागत किया। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी राजनयिक क्षमता राजनीति से बहुत आगे की थी। मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने मालवीय और वाजपेयी जी की तारीफ की और कहा कि वे दोनों महापुरुषों को भारत रत्न मिलने से बहुत खुश हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार को वाजपेयी को भारत रत्न दे देना चाहिए था। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दोनों महापुरुषों को भारत रत्न मिलने का स्वागत किया है। मुस्लिम विद्वान खालिद राशिद फिरंगी महली ने भी इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया था। संसद सत्र खत्म होने के एक दिन बाद आज केंद्र सरकार ने बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सरकार राज्यसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद बिल को राज्यसभा में पेश करने वाली थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सरकार ऐसा नहीं कर सकी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा से पहले सरकार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का कानून बनाना चाहती थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली तो सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे कानून बना दिया। अब बजट सत्र में इसे संसद से पास कराया जाएगा। सरकार ने कोयला खदानों की नीलामी के लिए पहले लाए गए अध्यादेश को आगे बढ़ा दिया है। इस अध्यादेश की अवधि जनवरी के पहले हफ्ते में खत्म हो रही थी, उससे पहले फिर अध्यादेश जारी कर दिया गया। सरकार कोयला खदानों के आवंटन का बिल भी राज्यसभा से नहीं पास करा पाई है। सरकार के इस कदम को सही ठहराते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस फैसले से भारत ने दुनिया को बताया है कि देश सुधार के मामले में अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर अलगाववादी संगठन एनडीएफबीएस की ओर से किए गए हमले में मरने वालों की संख्या 62 पहुंच गई है। असम के सोनितपुर और कोकराझार में हुए हमलों के खिलाफ पूरे असम में प्रदर्शन शुरू हो गया है। हमले के बाद भड़की हिंसा में कई लोग मारे गए हैं, जिससे पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 70 पार कर गई है। हमले से नाराज आदिवासियों ने कई जगह बोडो आंदोलन से जुड़े लोगों के घरों में आग लगा दिए। गौरतलब है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सोंगबजीत धड़े के अलगाववादियों ने मंगलवार की शाम को 4 आदिवासी गाँव पर हमला कर दिया था। इस हमले में सोनितपुर में 37 और कोकराझार में 5 लोग मारे गए। राज्य के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि इस हमले में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा मारे गए हैं और उसके बाद बिगड़े हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के 5000 जवान भेजने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले को कायराना बताते हुए इसकी निंदा की है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस हमले की निंदा की है। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू असम गए हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल NN बोरा से मुलाकात की और उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही उन्होंने यह संकेत भी दिया कि उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाने में भूमिका निभा सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे अभी देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहे हैं। वे देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं। उन्होंने कल अपनी धुर विरोधी PDP को भी समर्थन देने का संकेत दिया था। उन्होंने आज कहा कि सरकार बनाने का जिम्मा भाजपा और PDP का है, देखते हैं वे क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की संभावना पर बातचीत शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर विचार हुआ और बताया जा रहा है कि पार्टी राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयार है और कुछ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात करने के पक्ष में हैं। बैठक के बाद JP नड्डा ने बताया कि अरुण जेटली और अरुण सिंह को जम्मू कश्मीर में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। भाजपा 25 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन आज पार्टी ने दावा किया कि उसे 31 विधायकों का समर्थन है। बताया जा रहा है कि सज्जाद लोन के 2 विधायकों और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भाजपा को है। इस आधार पर भाजपा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में झारखंड के संभावित मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सबसे प्रबल दावेदार है, लेकिन उनके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता सरजू राय और CP सिंह के नाम पर भी विचार हुआ। संसदीय बोर्ड में केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत के नाम की भी चर्चा हुई थी। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और शिवशंकर उरांव भी संभावितों की सूची में शामिल हैं। संसदीय बोर्ड ने JP नड्डा और विनय सहस्रबुद्धे को झारखंड के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में नेता का चयन करवाएंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 2014 ऐतिहासिक है। किसने सोचा था कि भाजपा को इतनी सीटें मिलेगी और कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा भट्टा बैठेगा। संदेह नहीं कि जनादेश मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से निकला हुआ है। 100 लाख टके का सवाल है कि आगे क्या राजनीति होती लगती है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। जम्मू कश्मीर के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया मुफ्ती मोहम्मद सईद ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि इस बार से पहले कभी भी जम्मू कश्मीर में इतना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ था। यानी जो जनादेश निकला है वो खालिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकला है और ये राज्य के बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के प्रतिनिधित्व करने वाला जनादेश है। तभी सवाल है कि इस जनादेश से कैसी सरकार बने जिससे लोगों की इच्छा का सम्मान हो सके। ऐसी सरकार सुनिश्चित करना तो सबसे बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी है। चाहे नतीजों की जैसी व्याख्या और कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन को चाहे जैसा बताया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य की जनता ने दोनों सत्तारूढ़ पार्टियों को खारिज करके PDP और BJP को चुना है। ये दोनों पार्टियां राज्य के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं। ये अलग बात है कि इन दोनों की जीत में सांप्रदायिक और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण की बड़ी भूमिका रही है। BJP जम्मू के मैदानी इलाकों में जीती है और PDP ने जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों और कश्मीर घाटी में अच्छा प्रदर्शन किया है। बहरहाल सरकार बनाने की जिम्मेदारी 28 सीटों वाली PDP और 25 सीटों वाली BJP पर है। अगर BJP की सीटों के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें जोड़ दी जाएं तो उसकी संख्या 27 हो जाती है। यानी दोनों पार्टियों को लगभग बराबर सीटें हैं। तभी ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख तीनों इलाकों का बराबर प्रतिनिधित्व रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्षेत्रीय और सांप्रदायिक दोनों अलगाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तभी माना जा रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और अमित शाह दोनों देश और राज्य के व्यापक हित को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के सामने कांग्रेस से तालमेल करके और निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर सरकार बनाने का विकल्प है। उनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मदद मांगने का विकल्प है। यानी BJP को रोकने के लिए वो NC और कांग्रेस की मदद से सरकार बना सकते हैं। लेकिन तब उनको पता है कि दिल्ली से दूरी बढ़ेगी। BJP का नेतृत्व अब पहले जैसा नहीं है जो इस पहल को आसानी से स्वीकार कर लेगा। 2002 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई थी। तब वाजपेयी ने दोस्ती के तकाजे से मुफ्ती मोहम्मद सईद की पूरी मदद की थी। उस समय BJP के पास इतनी सीटें नहीं थी कि वो कोई भूमिका निभा सके, लेकिन इस बार BJP बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में है। इसलिए अगर PDP के नेता BJP को रोकने के लिए कोई पहल करते हैं तो BJP भी अपनी राजनीति
पर आगे बढ़ेगी। वो भी सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय विधायकों के सहारे दावेदारी कर सकती है और तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में तोड़फोड़ कराना बड़ी बात नहीं होगी। और अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति शासन के दायरे में लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन तब फिर घाटी में 90 के दशक की अस्थिरता वाले हालात लौटेंगे। बहरहाल ये दोनों बड़ी पार्टियों पर निर्भर है कि वो कैसी पहल करते हैं। ज्यादा सख्त मोल भाव के बजाय नर्म रुख के साथ बात होगी और देश व राज्य के हित का ख्याल रखा जाएगा तो सरकार का गठन मुश्किल बात नहीं होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की नई राजनीति पर चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू पर फोकस करके चुनावी लड़ाई लड़ी। कोई संदेह नहीं है कि भाजपा का जैसा प्रदर्शन रहा है वह अमित शाह की रणनीति की सफलता है, मगर नतीजों के बाद अब अमित शाह के लिए अधिक चुनौतियां हैं। वे वहां कैसे और कैसी सरकार बनाते हैं इसे पूरा देश देख रहा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने सारे विकल्प खुले रखे हुए हैं। आखिर भाजपा के पास या कश्मीर की अब जो नतीजों के बाद किस किस तरह के विकल्प बनते हैं? देखिए, भाजपा का विकल्प जो सत्ता में आने का अगर उनका एम है वो तभी बनता है अगर वो नंबर 1 पार्टी बनते तो। अभी जो हमारा सिस्टम है उसमें आपको पता ही है कि पहला ऑफर जो जाएगा वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जाएगा, क्योंकि वो नंबर 1 पार्टी बनी है। एक जो बड़ी जम्मू कश्मीर के साथ ट्रेजेडी रही है कि वहाँ कई बार स्प्लिट करा दी जाती है मेन पार्टी में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इंटरवेंशन रहती है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कोई ऐसा हथकंडा नहीं अपनाया जाएगा। पहले कोई स्प्लिट हुई ऐसी? जी हाँ, मेजर हुई। कब हुई थी? 1985 में हुई। जब क्या हुआ था उसमें फरूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और इंदिरा गांधी से वो उलझ गए हुए थे। इंदिरा गांधी जी ने जगमोहन को वहाँ डिप्यूट किया, जगमोहन ने वो को ऐसा उन्होंने स्प्लिट कराई। तो उसमें कितने उसमें सत्ता ही बदल गई। अच्छा, उसमें सत्ता देगी फरूक साहब के भाई गुल मोहम्मद शाह साहब। हाँ, गुल मोहम्मद शाह की वो चीफ मिनिस्टर बने। और यही नहीं, इस तरह के कई बातें होती हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस इलेक्शन की बड़ी प्रशंसा है जो मुख्य विरोधी दल रहे। नहीं, देखिए वो अलग छोड़िए, वो सत्ता का वो इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिगिंग नहीं हुई। आपको अचंभा होगा कि जो चीज कोई रिगिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन जब त्रिशंकु विधानसभा है तो एक सेट पैटर्न में हर कोई अपनी अपनी दाव चलेगा। बिल्कुल चलेगा, पर उसमें जो मेन प्लेयर है कांग्रेस ने तो पहले ही कहा। नहीं, आपके अनुसार क्या पीडीपी का जो पुरानी बैकग्राउंड रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बैकग्राउंड रही है उसमें बीजेपी के लिए राष्ट्रवादी ज्यादा कौन एक तरह से लगता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो मानते हैं या पीडीपी को मानते हैं? देखिए, यहाँ बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है वो उसके लिए पहली बार मौका है कि अगर उसको मौका मिला कि वो असेस कर सके और अपना एक रोल प्ले कर सके तो मैं क्या उसके लिए दोनों ही ठीक रहेंगे। नहीं, पर ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस बेहतर बनती है। बीजेपी का एक तबका है, मैं जानता हूँ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ करना चाहेगा, जो कंफर्ट मानता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। दूसरा तबका है जो ज्यादा एक्टिव नहीं है पार्टी के अंदर, पर जो कि इस्टेब्लिशमेंट का व्यू है। जो इस्टेब्लिशमेंट से मेरा मतलब है इंटेलिजेंस एजेंसी और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, मैं क्या वो भी ये जानते हैं कि पीडीपी का क्योंकि एक वैली में नंबर 1 इमर्ज हुई है, मतलब स्टेट में भी और वैली में भी, तो इसलिए वो कुछ ना कोई ऐसा सिस्टम वर्कआउट करना चाहिए जिससे कि वो दोनों पार्टी नहीं, लेकिन भाजपा के लिए ये जरूरी है कि जम्मू के लोगों ने जिस पूरी शिद्दत के साथ जैसे भाजपा को चुना है तो वो चाहेंगे कि हमारे जम्मू जोन का कोई आदमी बने और उसके हाथ में कमान आए। आखिर उसका अपने जम्मू के मतदाताओं के प्रति कुछ तो जिम्मेवारी भाजपा की होगी, नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है, पर उन्होंने कोई मुख्यमंत्री की प्रोजेक्शन नहीं की, किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। वो सवाल नहीं है कि अगर आप देखेंगे हमारे पास बीजेपी का एक भी उम्मीदवार नहीं है जो सर्वमान्य हो अपनी ही पार्टी को। नहीं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से लेकर कोई नहीं हो सकता। नहीं, मतलब कोई भी अगर जम्मू रीजन के अंदर या भाजपा के अंदर कोई अगर ये जहां से किसी को भेज दें वापिस जितेंद्र सिंह को, तो हो सकता है भाजपा वाले मान जाए, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि पीडीपी या जो दूसरी पार्टी है वो माने। आपके अनुसार
पीडीपी और कांग्रेस या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तुरंत एक साथ समझौता तुरंत नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है कि नहीं करेंगे। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि वो पीडीपी के साथ भी जाने को तैयार है। हाँ, कांग्रेस ने कह तो दिया। क्यों नहीं और पीडीपी से पीडीपी क्यों नहीं उधर जाएगी? इसलिए कि दोनों में काफी रंजिश भी है। 2008 में जो गवर्नमेंट टूटी कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को जाना पड़ा, तो उसके बाद काफी तनाव है दोनों में। और दूसरी बात ये कि नाम लेना शायद ठीक नहीं हो, पर पीडीपी के कुछ नेताओं और कांग्रेस के कुछ नेताओं में भारी पर्सनल खुन्नस भी। बिल्कुल। तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकते? नहीं, वो सिनेरियो नहीं बन रहा है। बिल्कुल वो नहीं ऐसे ही बनता। है जैसे बीजेपी और कांग्रेस हो जाए तो। हाँ, मतलब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरह से पूरा इस खेल में अलग रखा जा रहा है, माना जा रहा है। आप मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं बनता? रखा जाए, नहीं, बड़ा रोल बनता नहीं, है। उसका किसके साथ बनता है? उसका रोल ज्यादा इसके कांग्रेस के साथ ही बनता है, पर नहीं, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस और मिलकर नेशनल बहुमत कांग्रेस आता मिलके नहीं बनता नहीं है। तो हाँ। हो सकता है बीजेपी भी ऑप्ट कर ले। दोनों नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में इकट्ठे भी थे। हाँ, तो मतलब बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ऑप्शन बनता है, पर वो मेरा अपना मानना है। अच्छा, कि कांग्रेस- अगर 2002 का अनुभव देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला शायद अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आपके अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अंदर दल बदल या टूट की कितनी संभावना है? वो तो मैं जो हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है, हाँ। वो मैं कोई भी चीज से नकारूंगा। मतलब संभव है कि ये दोनों सब पार्टियां कुछ हो टूट सकती है? सब कुछ हो सकता है। हाँ। दूसरा ये कि सज्जाद लोन या जो निर्दलीय अदर्स के अंदर इन लोगों को बीजेपी वो आगे करके उनकी- सरकार बनाए तो? मेरा ख्याल है कि जितना मैं सजाद को जानता हूँ, और वो काफी इंडिपेंडेंट माइंडेड है, तो वो भी काफी ध्यान से चलेगा आगे। मतलब वो पीडीपी की तरफ जा सकते हैं, न कि बीजेपी की तरफ जाए? नहीं, वो शायद बीजेपी की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसने डेवलपमेंट के इशू पे क्लियरली कह दिया है कि मैं डेवलपमेंट कराऊंगा, करना नहीं, तो चाहूंगा। सज्जाद लोन को आगे करके बीजेपी क्या कुछ खेल कर सकती है? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाँ। जो जम्मू कश्मीर की राजनीति रही है, हाँ। जिसमें कि नहीं, आपके अनुसार जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर को पहले कहा जाता था, उसी को रात को जगा के गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ। उन्हीं के खास आदमियों ने उनको पीठ के पीछे छुरा मारा। हाँ। तो वहां कुछ भी संभव है। हाँ। मैं नकारूंगा नहीं, पर ये भी सही है कि ये काम आसान नहीं है। नहीं, लेकिन आपका कुल मिलाकर ये मानना है कि अभी जब तक राज्यपाल न्योता ने दे दे, शपथ में करा दे किसी की, तब तक अनिश्चितताएं और हर तरह के ऑप्शन को पर काम होगा वहां? तब भी होगा, उसके बाद भी और होगा, शपथ होने के बाद भी हो और सकता। अगर हाँ। मैं बड़े स्पष्ट जी। मेरा मत है इस पे, जी। अगर हाँ। ये पीडीपी हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ठीक ढंग से नहीं चले, हाँ। पीडीपी के आपको पता ही होगा कि पीडीपी के हर नेता ने कहा है कि बीजेपी हमारे लिए अनटचेबल नहीं है। हाँ। हम लोग इनके जी, साथ जी। भी करने को तैयार हैं, इस तरह की बात भी कह दी। जी। तो बड़ा जरूरी है कि ये दोनों संभल के चलें, तभी राज्य में जो है शांति रह पाएगी, और जो क्षेत्रीय ध्रुवीकरण इस इलेक्शन में स्पष्ट हुए वो भी कम हो जाएगा। जी पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।